जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, कैसे जा रहे हैं आपके एग्जाम? उम्मीद है जितनी भी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है विकास स्टडी पॉइंट पर, उन सभी चीजों से आपको काफी हेल्प मिल रही होगी, है ना। और इसी के बेस पर हम हर बार एक नए सब्जेक्ट को ला रहे हैं ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए, एक आइडिया लग जाए कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो आज क्या है? आज है क्लास 12 का आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। ठीक है, और इसके अंदर दो पार्ट हैं। कौन कौन सा? एक है आपका मैक्रो यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो ये दोनों के दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड है। 40 मार्क्स का है आपका, 90 मिनट आपका समय दिया जाएगा, 60 प्रश्न आएंगे। एक बात की चीजों को ध्यान से सुनो, जो चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, पेपर जैसे आपके सामने आएगा तो ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सामान्य निर्देश, ताकि आपको यही पता लग जाए। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ और आपके समय की बचत हो, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 60 प्रश्न होंगे, उसमें से 50 करने हैं। 3 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड 24, उसमें से 20 करने हैं। दूसरा खंड भी 24 प्रश्न, उसमें से भी 20 करने हैं। और आखिरी खंड यानी कि 12 प्रश्न आएंगे, उसमें से 10 करने हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आपको 50 करने 60 में से। और मार्क्स आपके कितने रहेंगे? 40 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? यहाँ हमें 60 के 60 प्रश्न करने हैं, सभी को हल करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। सबसे पहला खंड ए यानी कि सेक्शन ए आ रहा है और ये रहा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? सरकार का बजटीय नीति को डैश भी कहा जाता है। अब सरकार जो बजट लाती है, आपको पता है फरवरी में बजट आ जाता है। ठीक है, 1 तारीख को ऑलमोस्ट बजट आ जाता है हर साल में। तो उस नीति को क्या कहा जाता है? आय तथा व्यय नीति, बी राजकोषीय नीति, सी मौद्रिक नीति या फिर डी वित्तीय नीति। ये था हिंदी वाले बच्चों के लिए। अब इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी पढ़ लेता हूं ताकि उनको भी पता चल जाए। द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी, बी फिजिकल पॉलिसी, सी मनी पॉलिसी या फिर डी फाइनेंशियल पॉलिसी। तो इसका सही जवाब होगा आपका कि जब भी गवर्नमेंट बजट बनाती है ना, तो उस पॉलिसी को हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? राजकोषीय नीति कहते हैं, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है हमारा? भुगतान शेष का चालू खाता केवल, अब ये भुगतान शेष वाले चैप्टर से आ गया है और चालू खाता की बात कर रहा है। तो जो चालू खाता है वो केवल डैश को शामिल करता है। तो इनमें से जो वो ऑप्शन है जिसको केवल चालू खाता शामिल करता है, तो सभी को तो करता नहीं, केवल एक करता है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को यानी कि डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, बी आपका आईएमएफ से उधार, आईएमएफ क्या हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उससे लिया गया उधार, या फिर सी भारत को बाह्य प्रापण सेवाएं, मतलब आउटसोर्स सर्विसेज टू इंडिया, मतलब भारत को बाहर से जो सेवाएं मिलती हैं उसको, या फिर डी जियो में फेसबुक द्वारा निवेश। अभी हाल ही में आपने न्यूज भी पढ़ा होगा कि फेसबुक ने जियो में बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है। क्या इससे चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट इंक्लूड करेगा? तो इसका सही जवाब है आपका भारत को बाह्य प्रापण सेवाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आउटसोर्स सर्विसेज टू इंडिया। बाकी जो आपका जो है ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये आपके कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है, नॉट इन करंट अकाउंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका? पहचान ये निम्न में से कौन मुद्रा का सृजन करता है? अब मुद्रा का सृजन कौन करता है? हु क्रिएट्स बैंक मनी? ऑप्शन है आपके पास ए नाबार्ड, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी सेंट्रल बैंक या फिर डी एलआईसी। तो इसका सही जवाब आपका जो है, बेसिकली हमें यह पता है कि भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जिसके पास राइट है मुद्रा को छापने का, बनाने का। राइट, नोट की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, और जो कॉइन्स होते हैं, सिक्के, वो कौन करता है? भारत, यानी केंद्रीय सरकार के जो वित्त मंत्रालय है उसके पास राइट होता है उसे छापने का। लेकिन इसने क्या पूछा है? क्रिएट बैंक मनी। तो इस हिसाब से, क्योंकि हमें यह भी पता है कि भारत का बैंकों का बैंक या फिर कह दे केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक अलग से इसने लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे अकॉर्डिंग चाहे आप इस पे लगा दो ऑप्शन नंबर सी या फिर बी, दोनों के दोनों आपका जवाब सही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन है? भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है ना। तो ऑप्शन नंबर सी कह लो या फिर बी कह लो, बोथ आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। एप्पल के आईफोन के आयात को डैश तथा डैश के दर्ज में
दर्ज किया जाता है। द इम्पोर्ट्स ऑफ द एप्पल आईफोन्स विल बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑन डैश। अब ये डैश ऑन डैश जो आ रहा है उसमें हमें ये भरना है कि इन जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, बी करंट अकाउंट डेबिट साइड, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, या फिर डी करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। तो जब हम एप्पल को इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब भारत के बाहर से भारत में मंगवा रहे हैं, तो कौन से अकाउंट में इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। तो जब भी हम मशीनरी को छोड़ करके किसी और प्रोडक्ट की बात करें तो वो हमारा करंट अकाउंट में आता है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, क्योंकि वो भारत के बाहर से भारत में आ रहा है, तो इसका मतलब जो चीज हमारे पास आ रही है ना उसको हम डेबिट करते हैं। तो फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर आएगा और कौन से साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल मूव फॉर फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? निम्न कथनों को, यानी हमारे पास दो कथन दिए गए, अब इस कथन के आधार पे हमें बताना है कि जो कथन दिया गया है वो कितना सही है या फिर कितना गलत है, या फिर कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। अब कथन क्या हम ये समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक पसंदीदा गंतव्य है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? भारत ने व्यापार सरलता बैंक यानी ईज ऑफ बिजनेस डूइंग, इसके अंदर सुधार किया है। मतलब भारत के अंदर पहले के मुकाबले बिजनेस करना आसान हो गया है और इसी वजह से भारत के अंदर क्या हो रहा है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बढ़ रहा है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। तो क्या ये दोनों कथन सही हैं, या इनमें से केवल एक सही है एक गलत, या फिर पहला गलत है दूसरा सही, या फिर दूसरा सही है पहला गलत? अब यही ऑप्शन हमें चूज करके बताना है। तो ध्यान देना क्या कहा इसने, इंडियन इकोनॉमी इज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसका सही जवाब आपका दोनों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम न्यूज में पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं भारत के बाहर से, विदेशी इन्वेस्टर, वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं उनका फेवरेट डेस्टिनेशन बन रहा है भारत, है ना। अब देखो एप्पल की चीजें भी भारत के अंदर बननी शुरू हो गई है, मतलब जो चीजें पहले भारत में नहीं बनती थी वो बननी शुरू हो गई है यार। तो इस तरीके से एफडीआई बढ़ रहा है भारत के अंदर। दूसरी चीज, अब क्योंकि एफडीआई बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि भारत के अंदर बिजनेस करना आसान हो गया है। इस हिसाब से हमारे दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब एक वित्तीय संस्थान को बैंक बनने के लिए एक क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए? सबसे पहला है कि जमा स्वीकार करना, बी ऋण देना, सी मुद्रा नोटों की छपाई, या फिर डी ए और बी दोनों। तो ध्यान देना, कभी भी कोई भी बैंक खुलती है ना तो उसका सेकेंडरी पर्पस हो जाता है एक तरीके से ऋण देना, लोन देना बाद में हो जाता है, लेंडिंग वाला पार्ट। जो मेन और प्राइमरी पर्पस, प्राइमरी पार्ट होता है वो होता है जमा स्वीकार करना, यानी कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। उसके बाद जब वो थोड़ी क्रिएट हो जाती है, शुरू हो जाती है अलग अलग जगहों पे, फिर सेकंड प्रोसेस जो होता है आपका लेंडिंग, ऋण देना, वो भी देना शुरू कर देती है। बट मेन जो होता है स्टार्ट करने के लिए एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। अभिषेक कहता है इस बाजार में विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है तथा यह एक निश्चित स्थान तक सीमित नहीं है। अब अभिषेक ने एक बात कह दी कि यह एक ऐसा बाजार है। वो कौन सा बाजार उसने ये नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया, उसका मतलब बता दिया कि इस बाजार के अंदर क्या होता है, विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है और बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो वो कौन सा सही जवाब है इसके अंदर, हमें वो बताना है। ऑप्शन है विदेशी विनिमय बाजार, बी विदेशी पैसा बाजार, सी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार, या फिर अंतरराष्ट्रीय पैसा बाजार। तो इसका जवाब मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे दे देंगे जिन्होंने विनिमय चैप्टर पढ़ा है। इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशी विनिमय बाजार, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। उसी के अंदर हमारा जो मुद्राएं होता है उनका क्रय विक्रय होता है, यानी कि सेल्स एंड परचेज होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 क्या कह रहा है? यहां भी हमें दो स्टेटमेंट दी गई है। चलो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फिर उसके अनुसार अंदाजा लगाते हैं कि इनमें से कौन सी बात सही कही जा रही है, कौन सी नहीं कह रही है। क्या कह रहे हैं? बजट आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का विस्तृत विवरण होता है, ठीक है। सेकंड कह रहा है बजट अनुमान सरकार के पिछले साल के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। यार ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। क्यों लग रही है?
स्वाभाविक है, अगर मैं सरकार को लेके नहीं चल रहा, मैं अपने परिवार को लेके चलता हूँ। मुझे पता चला कि पिछले महीने मेरा जो बजट था बड़ा बेकार था क्योंकि खर्चा ज्यादा और कमाई कम हुई, तो उसी के आधार पर मैं इस महीने का सोचूंगा ना कि पिछले महीने किस चीज पर मेरा पैसा ज्यादा खर्च हुआ, वो चीज पे लगाम लगाऊंगा, और किसकी वजह से पैसे कम जनरेट हुए वो चीज को मैं बढ़ाऊंगा, तभी तो मेरा बजट बढ़िया बनेगा ना, जिससे मेरा आय ज्यादा और व्यय कम होगा। करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा था इसने कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित आय तथा अनुमानित व्यय का विस्तृत विवरण होता है। बिल्कुल सही, इसने ये भी बात सही कही कि जो बजट होता है वो हमारे वित्तीय वर्ष, जो वर्ष हमारा चल रहा है, तो उसमें अनुमानित आय कितनी होगी, हमारा अनुमानित व्यय कितना होगा, उसका विवरण ही बताता है ना। कि बजट में डिसाइड करते हैं ना कि कितने पे हमें किन किन चीजों पे कैसे खर्च करना है और कैसे इनकम को जनरेट करना है। तो अब हमें ये बताना है कि क्या ऑप्शन ए दोनों कथन सत्य हैं, बोथ आर करेक्ट, या ऑप्शन बी दोनों कथन असत्य हैं यानी बोथ आर फॉल्स, या फिर सी कथन एक सत्य है यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज राइट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, यानी कि फर्स्ट ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स है, या फिर सेकंड ट्रू है एंड फर्स्ट फॉल्स है। तो इनमें से कौन सा जवाब हमारा करेक्ट है, हमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, कथन एक सत्य। ऑप्शन नंबर सी कथन एक सत्य है, जिसने ये कहा है कि जो हमारा बजट होता है वित्तीय वर्ष में हमें ये बताता है कि अनुमानित व्यय कितना है और अनुमानित आय कितनी होगी। लेकिन जो कथन सेकंड है जिसमें ये बताया गया कि बजट अनुमान सरकार के पिछले साल के वित्तीय प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है, तो वित्तीय प्रदर्शन बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम पिछली चीजों को भी देख के चलते हैं कि कहाँ पे क्या रहेंगे। लेकिन जब कुछ नई चीजें ऐड की जाती है ना तो फिर नहीं देखा जाता पिछले चीजों को, फिर आगे की नई चीजों को लाने की वजह से हमारा खर्चा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो बजट में डिसाइड किया जाता है कि कैसे इस चीज को बैलेंस रखना है और इनकम को ज्यादा और हमारे एक्सपेंसेस को कम करना है। नवा क्या कह रहे हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंत प्रभाव डैश व डैश पक्ष में दर्ज किया जाता है। फिर से खाते के अंदर से यानी भुगतान शेष वाले पार्ट से आ गया आपका। तो ये क्या कह रहा है, जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश होता है हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो उसका इनफ्लो है यानी अंत प्रवाह का मतलब होता है इनफ्लो, तो वो कौन से अकाउंट में आएगा, चालू खाता, पूंजी खाता, नामे यानी कि डेबिट या फिर क्रेडिट। अब इसमें से हमें ऑप्शन चुनना है कि हमारा कौन से खाते में आएगा, फर्स्ट व सेकंड यानी कि करंट अकाउंट, या फिर करंट पहला आएगा करंट अकाउंट, थर्ड में आ जाएगा डेबिट यानी करंट अकाउंट के डेबिट साइड, या फिर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, या फिर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, या फिर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो जब भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना तो इसे रिकॉर्ड किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। किसमें किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी साइड किया जाता है, तो फोर्थ यानी कि क्रेडिट साइड किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है, पहचानिए निम्न में से कौन सा कथन आरबीआई के संदर्भ में सही नहीं है। हमें बताने कि आरबीआई में से क्या नहीं करता। आपके ऑप्शन है, यह सरकार से जमाएं स्वीकार करता है, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, ये सरकार को ऋण देता है, इट गिव्स लोन्स टू गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, ये बैंक मुद्रा का सृजन करता है, इट क्रिएट्स बैंक मनी। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी करेंसी नोट जारी नहीं करता, इट डज नॉट इशू ऑल दी करेंसी नोट्स। तो कौन सा जवाब आपका सही है। सबसे बड़ी बात, यह बैंक मुद्रा का सृजन करता है। अब इसका ये कहना है कि ये बैंक मुद्रा का सृजन करता है, हमें बताना क्या था कि कौन सा कथन आरबीआई के संदर्भ में सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो यह बैंक मुद्रा का सृजन करता है। तो मुद्रा का सृजन हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो मुद्रा का सृजन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही बताया जा रहा है कि ये बैंक मुद्रा का सृजन करता है, तो ये सही नहीं है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है। बाकी हमारा इस तरह को जमाए देता है, स्वीकार भी करता है, ऋण भी देता है और सभी करेंसी नोट जारी नहीं करता। ये बात भी सही है क्योंकि रुपीज एक रुपए का और 2 रुपए का नोट हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है, बाकी जो बड़े नोट है वो आरबीआई करता है। अगला 11वां क्या कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे हम एनडीसी कहते हैं, कब हुई थी। 1950 में, 1952 में, 1969 यानी 1969, या फिर डी 1991। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1952। ऑप्शन नंबर बी
इज द करेक्ट आंसर। 1952 में हमारे एनडीसी की डेवलपमेंट हुआ था, मतलब सेटअप किया गया था इसका। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अभी किस में से आ गया, ये आ गया हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले बुक से आ गया है, ठीक है, पहला ही चैप्टर एक तरीके से। तो क्या कह रहा है, बाजार का आकार सीमित था, यानी कि जब हमें आजादी मिली तो उसकी पूर्व संध्या पर, उससे पहले की संध्या पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लक्षण कैसे थे, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। बाजार का आकार सीमित था, क्या ये सही नहीं है। बी, कृषि गतिहीन थी, क्या ये सही नहीं है। सी, कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत था, क्या ये भी सही नहीं है। या फिर डी, उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले उद्योग उपस्थित थे। अब उल्लेखनीय उपलब्धियों तो मतलब अभी के समय में जो उद्योग देख रहे हैं वो तो अलग अलग हो गए, लेकिन उस समय के जो उद्योग थे हमारे वो कौन कौन से थे, वो कपड़ा से संबंधित उद्योग हमारे पास ज्यादा हुआ करते थे, करेक्ट। तो इसका सही जवाब क्या है, सही जवाब इसका, क्योंकि हमारे ये वाला भी तो ठीक है, बाजार का आकार सीमित था, बिल्कुल करेक्ट है। हमारी कृषि गतिहीन थी, बिल्कुल जान नहीं थी हमारे एग्रीकल्चर में, बिल्कुल ठीक है। कृषि आजीविका का मुख्य स्रोत था, बहुत सही बात है। तो फिर सही क्या नहीं है, सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, उल्लेखनीय उपलब्धियों वाले उद्योग उपस्थित थे। तो ये बिल्कुल भी उपस्थित नहीं थे उस समय, उसके बाद उपस्थित हुए, बड़ी मात्रा में धीरे धीरे व्यवसाय बढ़ते चले गए और जो कृषि वाला हिस्सा था वो घटता चला गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 13 पे, ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा वैकल्पिक कृषि विपणन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। वैकल्पिक मतलब ऑल्टरनेट चैनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ऑल्टरनेटिव चैनल कौन सा नहीं, हमें ये बताना है। पहला आपका अपनी मंडी, बी रायतू मंडी यानी कि रायतू बाजार, सी हदसपुर मंडी, या फिर डी मदर डेयरी। अब इनमें से कौन सा एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ऑल्टरनेट चैनल नहीं है, ये बताना है। कौन सा है ये नहीं बताना, कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदर डेयरी। क्योंकि अपनी मंडी, रायतू मंडी, हदसपुर मंडी, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि मार्केटिंग से, एग्रीकल्चर चीज जितनी भी आती है उसी से रिलेटेड होता है। लेकिन मदर डेयरी किस पर बेस्ड है, ये मिल्क पर बेस्ड है ज्यादा। ऐसा नहीं कि ये एग्रीकल्चर की चीजों को बेचता नहीं है, सब्जी वगैरह नहीं बेचता है, लेकिन जो मुख्य फोकस इसका रहता है वो मिल्क पे रहता है। इस वजह से ये आपका जवाब सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा इसके अंदर। अब हमारे पास फिर 14 क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट को पढ़ना है और जवाब देना है। निरंतर रेखा गरीब तथा गैर गरीब में भेद करती है। अब गैर गरीब कौन हो गया, जो गरीब नहीं उसको हम गैर गरीब कहेंगे। दूसरा, यह गरीब तथा अति गरीब में भी भेद करती है। गरीब और अति गरीब यानी कि जो गरीब से भी गरीब हो। अब हमें ये बताना है क्या दोनों कथन सत्य हैं या फिर दोनों कथन असत्य हैं, या फिर पहला सही है दूसरा गलत, या फिर डी कथन दूसरा तो ठीक है लेकिन पहला गलत है। तो क्या जवाब हो जाएगा इसका, इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो निर्धनता रेखा है ना वो ये तो बताता है कि गरीब है और गैर गरीब, मतलब किसको गरीब माना जाना चाहिए, ठीक है, और कौन गरीब नहीं है, ये हमें निर्धनता रेखा बताता है। लेकिन ये कभी नहीं बताता कि गरीब कौन है और उससे भी ज्यादा नीचे कौन गिरा यानी अति गरीब कौन है, तो ये हमें कभी नहीं बताता। तो कथन सी एक सत्य है लेकिन दूसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 15वां आ गया। अब यहाँ पे हमारा असर्शन होता है और रीजन होता है, यानी अभिकथन होते हैं और कारण होते हैं। अब जो भी अभिकथन कहा गया ना वो कारण के बेस पर कहा जाता है। तो अभिकथन के पढ़ने पर हमें ये जवाब देना है कि जो अभिकथन कहा गया है क्या उसका कारण बिल्कुल सही है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो क्या ठीक नहीं है, क्या गलत, ये जवाब देना है, ठीक है। पहला अभिकथन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए रेपो दर में वृद्धि की जाती है। यानी कि अगर हम मनी के सप्लाई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो जो हमारा रेपो रेट है ना उसके रेट में क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये हमारा असर्शन कह रहा है। अब इसके रीजन क्यों ऐसे क्यों करना पड़ता है, तो क्रेडिट की राशनिंग में वह राशि और उद्देश्य निर्दिष्ट करना शामिल है जिसके लिए क्रेडिट दिया जाना है। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, पहले इंग्लिश बच्चों को बता देता हूं क्या कह रहा है, रेपो रेट इज इंक्रीज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को रोकने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। हमें पता है ना कि जब हमारे मार्केट के अंदर
मुद्रास्फीति और अपस्फीति आती हैं, तो वहां पर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, इन चीजों में बदलाव किया जाता है। अगर मनी ज्यादा है मार्केट के अंदर तो मनी को सोखने के लिए, और अगर मनी कम है तो मनी के इनफ्लो को बढ़ाने के लिए इनमें बदलाव किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब रीजन क्या करा, राशनिंग ऑफ क्रेडिट इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ पर्पस फॉर विच क्रेडिट इज टू बी गिवन। अब हमें ये बताना है, ऑप्शन ए कह रहा है हमारा कि जो हमारा असर्शन है और रीजन है वो दोनों ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रीजन है वो असर्शन को बिल्कुल सही से एक्सप्लेन कर रहा है। अब भी कह रहा है कि हमारा असर्शन और रीजन दोनों ठीक तो है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सी कह रहा है कि असर्शन ठीक है लेकिन रीजन गलत है। डी कह रहा है कि असर्शन गलत है लेकिन रीजन ठीक है। अब हमें ये बताना है बच्चों कि कौन सी बात ठीक है। क्या असर्शन जो कहा गया वो भी ठीक है और जो रीजन बताया गया वो ठीक है? अगर है तो ठीक है, देखते हैं जवाब कौन सा है। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ठीक तो है, लेकिन यहाँ पे राशनिंग ऑफ क्रेडिट की बात की जा रही है और यहाँ बात की जा रही है रेपो रेट की। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का तो कोई संबंध ही नहीं है रेपो रेट से। तो असर्शन अपनी जगह सही है, रीजन भी अपनी जगह सही है, लेकिन जो ये रीजन है ना, ये इस असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। हालांकि बात दोनों ने सही कही है, लेकिन ये रीजन किसी और का बता रहा है। तो इस हिसाब से हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन हमारे असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 ये कह रहा है हरित क्रांति से पहले भारत डैश से गेहूं का आयात करता था। बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट व्हीट फ्रॉम ब्रिटेन, अमेरिका, सी जापान, डी रसिया। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको कि आपको याद होगा भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के अंदर गरीबी की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। कृषि अच्छे लेवल पर थी, लेकिन फिर भी ज़्यादा मात्रा में कृषि का उत्पादन नहीं होता था, फिर भी लोगों को भूखा रहना पड़ जाता था। और इसका कारण ये था युद्ध का होना। भारत जैसे ही आज़ाद हुआ, भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ, फिर 1962 में चाइना के साथ युद्ध हुआ। वो युद्ध खत्म हुआ नहीं कि पाकिस्तान 1965 में युद्ध कर दिया। तो इस वजह से, क्योंकि जो पैसा देश का था वो किस में गया, सुरक्षा का चीजों में गया, उपकरण लाने में, हथियार लाने में, और देश की तरफ ध्यान कम दिया गया यहाँ के लोगों के लिए। तो उस समय अनाजों की कमी पड़ गई थी। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे ना, वो कहाँ गए थे, वो अमेरिका गए थे, अमेरिका से मदद मांगने के लिए कि हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है खाद्यान्न की, तो हमारी सहायता करें। अब क्योंकि अमेरिका किसकी मदद करना चाहता था, पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का समर्थन ज्यादा करता था और उस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से ज्यादा बेहतर थी। तो अमेरिका ने मदद तो की, लेकिन बहुत सारे शर्तों के साथ। और चूंकि भारत के अंदर जो समस्याएं आ रखी थी, उस समस्याओं को दूर करना था, तो इस वजह से भारत को उनकी शर्तों का मानना ही पड़ा। लेकिन उन्होंने जो अनाज भी दिया तो ऐसा अनाज दिया जो उनके कुत्ते वगैरह, जानवर वगैरह खाते थे। यानी कि अमेरिका, आपको पता है कि वो शाकाहारी का मांसाहारी ज्यादा है और वहां पे सुअरों का मांस बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो वो अपने सुअरों के लिए गेहूं का उत्पादन करते थे, या फिर सुअरों खिलाने के लिए, या फिर उसका ब्रेड बनाने के लिए। तो जो एकदम घटिया क्वालिटी के गेहूं होते थे ना, वो भारत को दिए गए थे उस समय के दौरान। तो सोचिए कितनी दयनीय स्थिति रही होगी भारत की उस समय, जब भारत इन पीड़ाओं से गुजरता था। तो आज़ादी का महत्व ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर इन चीज़ों को आप सही से डीपली से समझोगे तो। खैर वो बात बाद में पढ़ेंगे। हमारा सवाल क्या था कि हरित क्रांति से पहले, जब हमारी हरित क्रांति नहीं आई थी, उससे पहले मतलब किससे गेहूं का आयात करता था भारत? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी अमेरिका है। अमेरिका से आयात करता था, और इसीलिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और हरित क्रांति कब आई थी? 1968 से 69 के बीच में आई थी। क्यों आई थी ये कभी और पढ़ाएंगे, पहले हम ये समझते हैं। 17वां, अब हमारे पास क्या है, स्तंभ है। अब हमें इसका करना है क्या, हमें इसका मिलान करना है। चालू खाता शेष, और सामने हमारे है वस्तुओं के निर्यात का आयात पर अधिक, भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा का बाह्य प्रवाह, विदेशी मुद्रा का अंत प्रवाह। मतलब ये हमारे पास एक स्तंभ दिया गया है, स्तंभ फर्स्ट, और ये हमारे स्टेज सेकंड। अब इनमें से कौन सी बातें किसको सही कही जा रही है, मतलब इनमें से कौन सा किसको मिलान किया जाना है, हमें ये बताना है। और यहाँ पर इसके सही ऑप्शन दिए कि पहले का ए से,
बी का दूसरे से, सी का तीसरे से, या फिर डी का चौथे से, यानी कि इसमें से कौन सा मिलान सही है हमें ये बताना है। तो विदेशी ऋण तथा निवेश क्या ये पूंजी खाता में आता है? विदेशी ऋण की बात कर रहा है और निवेश की बात कर रहा है। आदृश्य के शुद्ध आयात क्या वस्तुओं का निर्यात वस्तुओं का आयात कहलाता है? आदृश्यों का शुद्ध निर्यात, अदृश्य अदृश्य मदों की बात कर रहा है। भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा का बाह्य प्रवाह माइनस में विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह। काफी हद तक की मुझे चीजें सही लग रही है, ऑप्शन नंबर बी। और चालू खाता शेष क्या कह रहा है? वस्तुओं के निर्यात का आयात पर आधिक्य, तो ये चालू खाता शेष है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? चालू खाता शेष का वस्तुओं के निर्यात का आयात पर आधिक्य, तो मेरे ख्याल से जो उसका सही ऑप्शन होना चाहिए भुगतान संतुलन का विदेशी मुद्रा का बाह्य प्रवाह और विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह, ये भुगतान संतुलन के अंदर आता है। क्या लगता है आपको? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब है। यानी कि विदेशी ऋण तथा निवेश ये हमारा पूंजी खाता में आता है और पूंजी खाते के अंदर हमारा फॉरेन वाला पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमको इसका जवाब मिल गया है, विदेशी ऋण तथा निवेश पूंजी खाता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फटाफट करवाता हूँ आपको ताकि हमारा समय व्यस्त ना हो और हम सारे सवाल अच्छे से कर भी पाए। तो 18वां क्या कह रहा है? मदर डेयरी तथा अमूल डैश का उदाहरण है। किसका है? सहकारी विपणन का, बी स्वयं सहायता समूह, सी सूक्ष्म विपणन, या फिर डी ग्रामीण साख के वैकल्पिक चैनल। तो क्या इसका सही जवाब? इंग्लिश में अगर मैं कहूँ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो मार्केटिंग, या फिर डी ऑल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ रूरल क्रेडिट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ भाई, जल्दी बताओ। कौन बताना चाहेगा भाई? बहुत सिंपल है। मदर डेयरी की अगर हम बात जब भी करते हैं ना बच्चों, तो मदर डेयरी हमें पता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों को नहीं शामिल किया जाता। मदर डेयरी हमारा मिल्क से संबंधित होता है। तो ये मिल्क और अमूल, आपने स्टोरी पढ़ी होगी अमूल की, तो ये बहुत सारे संगठन जो थे, मतलब हम जैसे लोग ही थे, वही मिलकर के इसको तैयार किए थे अलग अलग जगह से दूध इकट्ठा करके। तो ये एक तरीके से सहकारी विपणन कहलाता है, यानी कि कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहलाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 19वां क्या कह रहा है? निवारक औषधि डेंगू मलेरिया के विरुद्ध जागरूकता अभियान पर व्यय डैश का उदाहरण है। राजस्व प्राकृतिक व्यय आय, पूंजीगत प्राकृतिक आय, डी राजस्व प्राकृतिक व्यय, या फिर डी पूंजीगत प्राकृतिक व्यय। द एक्सपेंडिचर ऑन प्रिवेंटिव मेडिसिन लाइक अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट डेंगू मलेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके ऑप्शन है, सिंपल सी बात यह है कि जो आपका डेंगू प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे प्रिवेंट बचाने के लिए अभियान जो चलाया जाता है वो इनमें से क्या सही है? क्या ये राजस्व प्राकृतिक आय होती है, या पूंजीगत प्राकृतिक आय है, या फिर राजस्व प्राकृतिक व्यय है, या फिर पूंजीगत प्राकृतिक व्यय? तो 19वें का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी, ये एक राजस्व प्राकृतिक व्यय है, यानी कि रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। यहाँ पे सरकार की कमाई नहीं होती, यहाँ पर सरकार लोगों को बचाव के लिए, ताकि उसके राज्य में कम से कम लोग बीमार पड़े, राजस्व व्यय करती है। निम्न में से क्या निर्धनता मापन से संबंधित नहीं है? निर्धनता रेखा, बी मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, सी सैन सूचकांक, या फिर डी जनसंख्या वृद्धि दर। तो 20वें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनसंख्या वृद्धि दर। इसके आधार पर कभी भी निर्धनता का मापन नहीं किया जाता। 21वां क्या कह रहा है? निम्न में से किस अवस्था में साख सृजन असीमित हो सकता है? जब आपका CRR 70% हो, प्राथमिक जमाएं शून्य हो, या फिर डी सी द्वितीय जमाएं शून्य हो, या फिर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये किसी बात कर रहा है कि हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो वो किस सिचुएशन में होता है? जब हमारा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो 70%, हमने कैश रिजर्व रेशो के बारे में भी पढ़ रखा है ना। क्या होता है ये? बेसिकली आपका जो कैश रिजर्व रेशो जो होता है उसके अंदर बैंक ये डिसाइड करता है कि कितना पैसा बैंक को कैश के रूप में रखना है और कितना
रिलीज करना है। मतलब जैसे कि हम डिपॉजिट कराते हैं बैंक के अंदर, तो वहां पे जो आरबीआई डिसाइड करता है कि बैंक कितना उसमें डिपॉजिट रखेगा और कितने हिस्से को वो लोन दे सकता है। ठीक है, अगर CRR ज्यादा है इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे साख सृजन कम होगा। क्यों कम होगा, रीजन में क्योंकि डिपॉजिट ज्यादा हो रही है और वो लोगों को कम देगा, तो जो लोगों को लोन कम देगा तो उसमें मिलने वाला ब्याज भी तो कम ही आएगा ना। फिर इसी तरीके से आपका प्राइमरी डिपॉजिट अगर वो बिल्कुल ही जीरो हो जाए, यानी कि प्राथमिक जमा है जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट, और तीसरा हम डी है हमारा नन ऑफ दिस। तो 21वें का आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई भी वो तरीका नहीं है जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट क्रिएट हो पाए ज्यादा मात्रा में। 22 में क्या करें, व्यापार संतुलन 500 करोड़ का घाटा दर्शाता है, निर्यात का मूल्य 700 करोड़, आयात का मूल्य दर्शाता है। तो ये क्या है, क्या ये 700 करोड़ है या फिर ये 1200 करोड़ या फिर 900 करोड़ या फिर 200 करोड़। तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें इंपोर्ट बताना है कि आयात का मूल्य क्या होगा, इनमें से हमें ये बताना है। 500 करोड़ का क्या हमारा घाटा, नुकसान हो रहा है, और निर्यात हमने कितने का किया है, 700 का किया है। तो ऑब्वियसली बात है ना, 700 का हमने निर्यात तो किया है, एक्सपोर्ट हमारा 700 का हो गया, ये तो हमारा प्लस में हो गया। लेकिन ऑलरेडी जो हमारा व्यापार संतुलन है 500 में है, तो वो 500 क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो आयात है वो ज्यादा होगा। तो आयात कितना होगा, ऑब्वियसली बात है आयात हमारा 1200 होगा, हो सकता है ना, क्योंकि 1200 अगर आयात है उसमें से 700 हमने क्या कर दिया, निर्यात किया, तो बचा कितना 500, तो वो हमारा घाटा हुआ ना भाई। तो इसलिए 1200 करोड़ यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस बार अब हमारे पास दो स्टेटमेंट इसको बताना है। हरित क्रांति ने गरीब तथा अमीर किसानों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, या फिर कथन हमारा दूसरा कह रहे कि हरित क्रांति के लाभ मुख्य रूप से गरीब राज्यों द्वारा लिए गए। नहीं नहीं नहीं, अगर हम कथन पहला पढ़ें कि हरित क्रांति ने गरीब तथा अमीर किसानों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं ये बातें सही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हरित क्रांति आई थी तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो दिल्ली के तरफ के जो एरियाज हैं उधर के किसानों ने ज्यादा मात्रा में कृषि का उत्पादन किया था, और बाकी बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जो एरियाज हैं यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में हुआ था। तो इस वजह से वहां के जो लोग थे, यानी वहां के जो किसान थे वो तो अमीर बन गए, लेकिन जो इस तरफ के किसान थे वो उतने अमीर नहीं रह पाए, यानी उतने संपन्न नहीं हो पाए जितने कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। कथन दूसरा कह रहा है कि हरित क्रांति के लाभ मुख्य रूप से गरीब राज्यों द्वारा लिए गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, और इसी वजह से वहां के किसानों को इसका बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा हुआ। और गरीब राज्य की बात करें तो गरीब राज्य में आपका बिहार आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हरित क्रांति का लाभ इनको मिला, ये बिल्कुल ही गलत है। तो फिर सही क्या है, तो 23वें का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कथन पहला तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा है जैसे कि बताया कि गरीब राज्यों को फायदा हुआ ज्यादा, तो ये बिल्कुल गलत है। पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 24वां क्या कह रहा है, सौंदर्य प्राप्ति के समय भारत कृषि वस्तुओं का डैश था, शुद्ध आयात था, शुद्ध निर्यातक था, कच्चा आयात था या फिर सकल आयातक था। तो 24वें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक शुद्ध निर्यातक था। ये वस्तुओं का निर्यात ज्यादा करता था, जहां पे जितने भी हमारे कपास हो गए, मसाले हो गए, ये हम विदेशों में ज्यादा बेचते थे और आयात हमारा कम करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों, सेक्शन बी आ गया। अब इसको भी करते हैं अच्छे तरीके से, कथन ए और कारण यानी कि याद, इसको समझते हैं और जवाब देते हैं। क्या कह रहे हैं, स्थिर विनिमय दर अस्थिर नहीं होती है, लेकिन तरणशील यानी कि नम्य विनिमय दर अस्थिर होती है। अब इसका कारण क्या है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में विदेशी मुद्रा की मांग तथा विदेशी मुद्रा की पूर्ति विनिमय दर को प्रभावित नहीं करती है। यानी कि अगर हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर बात करें ना, तो जो विदेशी मुद्रा की मांग है वो विदेशी मुद्रा की पूर्ति विनिमय दर को प्रभावित नहीं करती। अब हमें बताना है कि क्या दोनों कथन सही है, मतलब हमारा कथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, और जो कारण है वो कथन को बिल्कुल सही व्याख्यात कर रहा है। बी कह रहा है कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण ए को सही नहीं बता रहा। सी कहता है कि कथन तो सही है लेकिन कारण असत्य है। डी कहता है कि कथन हमारा असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो 25वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि दोनों की दोनों बातें हमारी बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। 26वां, मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में आरंभिक जमाएं 5,000 करोड़ है तथा आरक्षित अनुपात 10% है, तो अर्थव्यवस्था में कुल बैंक मुद्रा का सृजन कितना होगा? अब हमारे आरंभिक जमा जिसे हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट, ये हमारे कितने 5,000 करोड़ है, और जो हमारा आरक्षित अनुपात है, आरक्षित अनुपात हमारे कौन सा हो गया जिसे हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ठीक है, CRR, वो कितना है 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 करोड़ का केवल 10% हमारा CRR है, तो बाकी बचा कितना हमारा 90%। तो वो क्या होगा? क्या वो हम कुल मुद्रा बैंक का सृजन करेंगे? नहीं। तो जितना इसने बोला ना कि 10% हमारा रहेगा, तो पूरा का पूरा आपका जो ये दिख रहा है 1 2 3 4, ये कितना है? ये हमारा है 50,000 करोड़। तो जो ये है ना आपका 50,000 करोड़, इतना कुल बैंक मुद्रा का सृजन होगा, यानी कि मनी क्रिएट होगी इकोनॉमिक के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए 50,000 करोड़ हमारा सही जवाब हो जाएगा। 5,000 करोड़ को हम इस हिसाब से 50,000 करोड़ बना देंगे। ये अपने लाइफ में भी करना है, ऐसा गोल बनाओ। ठीक है, 27वां क्या कह रहा है? वही हमें कथन दे रखा है, फिर उसका कारण दे रखा है। पहले कथन को पढ़ते हैं। 1950 से 1990 पूर्व सुधार काल में खेती योग्य भूमि कमी हुई। कारण कह रहा है पैकेज नीति के कारण बंजर भूमि कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित हो गई, यानी कि एक पैकेज नीति आई थी और उसी की वजह से जो हमारी बंजर भूमि थी वो कृषि करने लायक बन गई। अब बताना ये है कि क्या ये दोनों कथन सत्य हैं, और जो कारण बताया गया है एज अ कथन के लिए क्या वो सही है? बी कह रहा है कि दोनों कथन सत्य तो है, लेकिन कारण कथन को सही व्याख्यात नहीं करता। सी कहता है कि कथन तो सही है लेकिन कारण असत्य है, और डी कह रहा है कि कथन हमारा असत्य है लेकिन कारण हमारा सत्य है। तो 27वें का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा कि कथन हमारा असत्य है। ये वाली बात जो कही जा रही है ना कि पूर्व सुधार काल में खेती योग्य भूमि में कमी हुई, नहीं हुई भाई, क्योंकि अगर कमी होती तो फिर पैकेज नीति का मतलब बनता ही नहीं, और पैकेज नीति लाई इसलिए की थी कि बंजर भूमि को भी हम कृषि योग्य बना पाए। तो इसलिए हमारा कथन गलत है लेकिन कारण हमारा बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 28वां क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि निम्न में से गलत कथन को हमें पहचानना है। ये कह रहा है ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन से। बी कह रहा है कृषि का विविधीकरण ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन रूरल डेवलपमेंट। सी कह रहा है स्वयं सहायता समूह गैर संस्थागत ग्रामीण साख का स्रोत है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर अंडर नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। या फिर डी सूक्ष्म वित्त प्रणाली ने बैंक तथा ग्रामीण ऋण के बीच का अंतर कम कर दिया। माइक्रो क्रेडिट सिस्टम हैज रिड्यूस द गैप बिटवीन बैंक्स एंड रूरल बोरोवर। तो इसमें से कौन सी बातें गलत है हमें ये पहचानना है। तो स्वयं सहायता समूह गैर संस्थागत ग्रामीण साख का स्रोत है, ये भी बातें सही कह रहा है। फिर कह रहा है ऑपरेशन फ्लड बुक उत्पादन से संबंधित है। क्या ऑपरेशन फ्लूड ये रियली में मिल्क से रिलेटेड था या किसी और से रिलेटेड था? तो ये बिल्कुल सही है, मिल्क से रिलेटेड था। तीसरा कृषि का विविधीकरण ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल सही है। सी कह रहा है स्वयं सहायता समूह गैर संस्थागत ग्रामीण साख का स्रोत है, ये गलत है। जो तीसरा ना आपका ये गलत है, मतलब इस 28वें में सी है वो गलत कथन है। तो जो सही जवाब हो जाएगा आपका इसके अंदर सी हो जाएगा। बाकी सारी ये चीजें, ये बी और ये डी, ये सब सही है। फिर से हमारे कथन का कारण आ गया। कथन पढ़ते हैं। मानव पूंजी निर्माण एक स्थैतिक अवधारणा है। मानव पूंजी निर्माण के लिए सतत प्रयास तथा व्यय की आवश्यकता होती है। बिल्कुल जरूरत है, मानव पूंजी निर्माण करने के लिए सतत प्रयास की जरूरत भी है और व्यय की जरूरत भी है। तो हमें बताने कि इसमें से ए बी, देखिए ये चीजें मैं बार बार बता रखा हूँ, इसमें डायरेक्टली हम आंसर लगाते हैं ताकि फटाफट हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। तो 29वें का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो कथन है वो असत्य है लेकिन जो कारण है वो सत्य है, यानी कि ट्रू है। 30वां है, इसमें भी आपको ये बताना है कि स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 में दिए गए कथनों से सही कथन युग्म का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा जो सही मिलान है,
क्या ये वाला ठीक है, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जन धन योजना, जो कि 2014 में आई थी। तो ये आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि सी का थर्ड हो जाएगा, और ऑप्शन भी हमारा सी है इसके अंदर, तो ये करेक्ट आंसर है। 31वां क्या करें, निम्न कथनों से मैं पहचाना कि निर्धनता के संदर्भ में सत्य नहीं है। निर्धनता आंकड़े एनएसओ से द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, क्या ये सत्य है? निर्धनता के आंकड़े योजना आयोग द्वारा जारी किए जाते हैं। निर्धनता की पहचान निर्धनता रेखा के आधार पर की जाती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी की मात्रा 2100 है, जहां तक मुझे लगता है तो ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? तो ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि गांव के अंदर लोग मेहनत ज्यादा करते हैं और शहरों के अंदर कम करते हैं। गांव में लोग कृषि व्यवसाय से संबंधित क्रियाएं ज्यादा करते हैं, और इस वजह से उनको जब शारीरिक क्रियाएं ज्यादा होती हैं तो कैलोरी की आवश्यकता भी ज्यादा ही पड़ती है। लेकिन शहरों में क्या होता है, शहरों में लोग शारीरिक क्रियाएं कम करते हैं, वो मानसिक चीजों को ज्यादा करते हैं। मतलब एक तरीके से ऑफिस में बैठ के काम करना, जहाँ पे शारीरिक ऊर्जा का खपत कम होता हो, बैठे बैठे कंप्यूटर पे हो गया, या फिर एक ही पर्टिकुलर एरिया में घूमना फिरना। ग्रामीण लोगों की तरह हल चलाना, कुदाल चलाना, खेत को जोतने का कार्य तो खैर नहीं होता, क्योंकि वहां पे शारीरिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो 31वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए कैलोरी की मात्रा 2100। फिर आपका 32वां, आर्थिक सुधार काल में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर डैश से अधिक रही है। प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या फिर उपरोक्त सभी। अब किसकी बात कर रहा है? सेवा क्षेत्र की बात कर रहा है। तो आर्थिक सुधार काल में क्या सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर डैश से अधिक रही है? अब इनमें से किससे अधिक रही है हमें ये बताना है कि क्या प्राथमिक क्षेत्र से सेवा क्षेत्र ज्यादा रहा है, विनिर्माण क्षेत्र से ज्यादा रहा है, कृषि क्षेत्र से ज्यादा रहा है, या फिर इन सभी से ज्यादा रहा है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उस समय जब आर्थिक सुधार लाया गया था तो सेवा क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया गया था और अच्छा खासा विकास हुआ था इसके अंदर। तो इन सभी में से ज्यादा विकास हुआ था सेवा क्षेत्र के अंदर। फिर हमारा 33वां का कथन और कारण आ गया है। कथन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादकता अति न्यून थी। जब हमारा देश गुलाम था उस समय जो एग्रीकल्चर था तो उसका प्रोडक्शन ना बहुत कम था। इसका रीजन क्या है? ब्रिटिश सरकार ने टेरेस कृषि तथा सिंचाई सुविधा के लिए निवेश किया था। अब क्या जवाब सही हमें ये बताना है। तो 33वें का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। इसमें जो ए है ना कि ब्रिटिश काल में कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादकता नीति न्यून थी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो रीजन बता रहे हैं ना कि इसकी टेरेस कृषि के कारण ऐसा हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। अगला बढ़ते हैं। 34 क्या कह रहा है? यहाँ भी हमारे पास दो स्टेटमेंट है। हरित क्रांति के आरंभ के पश्चात ग्रामीण अर्थव्यवस्था की साख आवश्यकताओं में विविधताएं आई। बी स्टेटमेंट 2 कह रहा है साख की आवश्यकता केवल उपभोग के लिए नहीं है बल्कि सामूहिक आगत क्रय करने के लिए भी लिया जाता है। तो दोनों कथन सत्य हैं या दोनों गलत है, या फिर हमारा पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है और पहला गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोनों कथन सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 34 का। अब 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां क्या कह रहा है? फिर दोबारा स्टेटमेंट वाला आ गया। साख सृजन बैंक मुद्रा सृजित करने की प्रक्रिया है, बैंक मुद्रा सृजित करने की प्रोसेस है, और बैंक मुद्रा का सृजन द्वितीयक जमाओं के द्वारा किया जाता है। अब इसमें से दोनों कथन सत्य हैं या दोनों गलत हैं, या फिर हमारा कथन एक सही है दूसरा गलत है, या कथन दो सही है लेकिन पहला गलत है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों बिल्कुल सही है। क्योंकि साख सृजन हमारा बैंक मुद्रा को, मतलब अगर मनी को क्रिएट करना है तो साख सृजन करने के लिए हमें शेयर की आवश्यकता पड़ती है, और बैंक मुद्रा का सृजन हमारा किससे होता है? द्वितीयक जमाओं के द्वारा, जो सेकेंडरी डिपॉजिट होती है बैंक के अंदर, उसकी वजह से होता है। इस हिसाब से हमारा दोनों ठीक है। 36वां क्या कह रहे हैं? प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यावसायिक ढांचा कृषि के पक्ष में था। बी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जीवन प्रत्याशा केवल 69 वर्ष थी। या फिर सी रेलवे का आरंभ 1850 में हुआ था। या फिर डी सुएज नहर को 1869 में खोला गया था। तो ये सुएज नहर वाला भी कंसेप्ट ठीक है, प्रत्याशा वाला भी काफी हद तक ठीक लग रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय व्यावसायिक ढांचा कृषि के पक्ष में था, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। तो गलत क्या है? तो रेलवे का आरंभ क्या 1850 में हुआ था?
हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। हमने ये पढ़ा है कि जो भारत के अंदर रेलवे चली थी 1854 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच लगभग, है ना। तो फिर क्या गलत है इसके अंदर? तो जो आपका गलत है ना, आपका ऑप्शन नंबर बी 69 वर्ष वाला, 69। उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जीवन की प्रत्याशा हमारी केवल 69 वर्ष की नहीं थी, ये कहना गलत है, इससे अधिक थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत बताया गया है। फिर हमारा कथन आ गया और रीजन आ गया। अब कथन कह रहा है कि जब वस्तु तथा सेवाओं का शेष विश्व से आयात किया जाता है तो उनको भुगतान शेष के पूंजी खातों में शामिल किया जाता है। कारण है इसका क्योंकि इन आयातों के कारण घरेलू मांग में कमी आती है। तो 37 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो कथन है वो रॉन्ग है, लेकिन जो रीजन है वो बिल्कुल ठीक है। 36 कह रहा है डैश तथा डैश आरबीआई द्वारा जारी नहीं किए जाते, यानी 1 रुपए का नोट, सिक्के, 2 रुपए का नोट, मुद्रा। तो सिंपल सी बात, इसमें पहला और दूसरा ये ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 1 रुपए का नोट भी जारी नहीं करती और ना ही सिक्के जारी करती है। तो 38वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 चलते हैं। ये कह रहा है, यहाँ पे भी हमारे कथन आ गया, यानी कि असर्शन और रीजन आगे। किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था, कारण वहां उचित कृषि विपणन का अभाव था। अब इसमें से दोनों कथन सत्य हैं। क्यों? क्योंकि जो रीजन है वो हमारे अभी कथन को बिल्कुल सही बता रहा है, या फिर दोनों सही तो है, लेकिन जो कारण है वो कथन को सही नहीं व्याख्यात करता। या फिर सी, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। या फिर डी, कथन हमारा असत्य है लेकिन कारण हमारा सत्य है। तो कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा, इसके अंदर हम ये बताना है। बहुत सिंपल है बच्चों, हमने कथन पढ़ा कि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था, ये बात तो सही है। वहां उचित कृषि विपणन का अभाव था। अब उचित कृषि विपणन का मतलब हो गया जो मार्केट तैयार किया गया था एग्रीकल्चर के लिए, उस समय उच्च इसका अभाव था। तो ये बात कहाँ तक सही है हमें ये बताना है। तो डिन का सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर ए है बेसिकली, क्योंकि वहां पर कृषि विपणन का अभाव बिल्कुल था और उचित दाम नहीं मिलता था। इसे सबसे हमारा ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन और रीजन दोनों ठीक है। 40 पे यहाँ भी दो स्टेटमेंट है। तो कथन क्या कह रहा है, कृषि आय तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए एक कुशल तथा प्रभावी ग्रामीण साख प्रणाली की अति महत्वपूर्ण है, और कारण है आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के लिए बाजार से आगतों का क्रय करना पड़ता है। अब इसमें सही क्या हमें ये बताना है। तो 40वें का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसमें कथन जो है वो असत्य है लेकिन कारण बिल्कुल सही बताया जा रहा है। 41वां भी हमारा वही है, मांग जमाए मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं होती है और मांग जमाओ में उपलब्ध राशियों को वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 41 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दोनों बातें हमारी जो कही गई हैं बिल्कुल सत्य है। अब अगला प्रश्न 42 है। इसमें भी हमारा कथन है निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को निर्धन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। रोजगार अवसरों की कमी निर्धनता का एक कारण है, कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है। तो 42वें का जो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए ही होगा, क्योंकि दोनों कथन सत्य हैं। अब इसमें से कौन सा मानव पूंजी निर्माण नहीं है वो बताना है। किसके समान मानव पूंजी निर्माण से नहीं, हमें ये बताना है। मानव पूंजी भौतिक पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करता है। बी, शिक्षा मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। या फिर सी, मानव पूंजी निर्माण तथा मानव विकास एक ही है। या फिर डी, सूचना मानव संसाधन का बेहतर उपयोग लाती है। तो 43 का जो सही जवाब हो जाएगा ना बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि मानव पूंजी निर्माण मानव विकास एक ही है। नहीं, मानव पूंजी निर्माण अलग कंसेप्ट हो जाता है और मानव विकास अलग कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये कथन गलत है इसके संबंध में। 44, यदि भुगतान शेष चालू खाते में घाटा है तो व्यापार शेष क्या होगा, अधिशेष में होगा, घाटे में होगा, दोनों हो सकता है, या फिर उसमें से कोई भी नहीं। तो 44 का आपका ए या बी दोनों हो सकता है, यानी कि ये तो एक्सेस भी हो सकता है या फिर घाटे में भी हो सकता है। क्या पूछा, भुगतान शेष कि चालू खाते में अगर घाटा है तो वो आपका अधिशेष भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है, इसलिए ए या बी दोनों हो सकता है। फिर यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट आगे दो। पहला कह रहा है भारत सरकार ने निर्धनता उन्मूलन के लिए अनेक रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए हैं। बी कह रहा है रोजगार रहित विकास के कारण निर्धनता में कोई विशेष कमी नहीं आई है। तो क्या दोनों कथन सही है? तो बिल्कुल दोनों कथन बिल्कुल सही है हमारे। तो ऑप्शन हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा कथन यानी कि असर्शन और रीजन है। ये क्या करे, भुगतान संतुलन एक वर्ष में एक देश के नागरिकों तथा सरकार के द्वारा
शेष विश्व के साथ किए गए सभी आर्थिक लेन देनों का विस्तृत विवरण है। बहुत सही बात कही इसने। भुगतान शेष में केवल विदेशी विनिमय के अंत प्रवाह तथा बाह्य प्रवाह को दर्ज करता है। ये बात भी मुझे सही लग रही है यार। तो फिर इस हिसाब से क्या ठीक होना चाहिए? इस हिसाब से जो आपका ठीक है ना, बात तो दोनों ठीक है, ये भी ठीक है, दो भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करता। ये अलग बात कह रहा है, वो अलग बात कह रहा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, यानी कि 47 क्वेश्चन पर। ठीक है, अब 47 क्या कर पढ़ते हैं। अब हमें पता इनमें से सही कथन नहीं है वो बताना है। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक कमायपन अर्थव्यवस्था थी, बिल्कुल ठीक है। 85% जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, काफी हद तक, क्योंकि बहुत मैक्सिमम अपनी पॉपुलेशन का मैक्सिमम हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता के समय भारी तथा मूल उद्योगों का अभाव था। तटीय नहर योजना एक सफल योजना थी, क्योंकि ये ब्रिटिश काल में यातायात का एक सुविधाजनक साधन थी, ये भी बात ठीक कहा जा रहा है। तो फिर गलत क्या है इसके अंदर? जो गलत है ना कि यातायात का सुविधाजनक साधन थी, ये तो ठीक है, लेकिन ये गलत है कि एक सफल योजना थी, एक सफल योजना नहीं थी। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही कथन नहीं है। ठीक है, 47 का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये मिलान है, तो इसमें से जो सही जवाब मैं आपको फटाक से बता देता हूँ। कोटरी आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए, मध्याह्न भोजन जीडीपी के लिए, प्रवासन आपका स्वामित्व हस्तांतरण, या फिर भौतिक पूंजी प्रतिभा पलायन। तो 48 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा ना आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले का ए का आपका सेकंड से मिलान हो जाएगा, बी का फर्स्ट से हो जाएगा, सी का आपका फोर्थ से हो जाएगा, और डी का थर्ड से हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम सेक्शन सी पे। इसमें क्या हमें इसके आधार पर जवाब देना है ना, तो इसको आप पढ़ोगे, क्योंकि अगर मैं पढ़ने बैठ गया तो जवाब देख तो देंगे, लेकिन समय ज्यादा गवा जाएंगे हम। तो हम समय गवाना नहीं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बजट का उद्देश्य नहीं है? आर्थिक विकास, भुगतान शेष में अधिक के सृजन, आर्थिक स्थिरता, या फिर आय का पुनः वितरण। तो 49 का जो सही जवाब है ना आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये भुगतान शेष का अधिक के सृजन नहीं करता। 50 डैश प्राप्तियां तथा डैश प्राप्तियां सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती हैं, यानी कि टैक्स एंड लोन्स, लोन्स एंड बोरोइंग, टैक्स एंड नॉन टैक्स यानी कि कर गैर कारक, या फिर लोन एंड नॉन टैक्स यानी कि ऋण और गैर कारक। तो इसका सही जवाब आपका कर और गैर कारक, यानी कि टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स एंड नॉन टैक्स सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती हैं। जब भी हम राजस्व प्राप्तियां की बात करेंगे ना, तो उसके अंदर हमारा टैक्स और नॉन टैक्स आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, 51 पे चलते हैं। 51 क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा राजस्व व्यय है? राजस्व यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। ब्याज का भुगतान यानी कि पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, राज्य सरकार को ऋण देना, लोन एंड ग्रांट टू स्टेट गवर्नमेंट, एक्सप्रेसवे का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे, या फिर रीपेमेंट ऑफ लोन यानी ऋणों का भुगतान करना। तो जो राजस्व व्यय है ना आपका, वो आपका ब्याज का भुगतान है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। 52 अब नेक्स्ट स्थान को हमें भरना है, राजकोषीय घाटा बराबर में कुल व्यय माइनस में कुल प्राप्तियां। तो यहाँ पर क्या आएगा हमें ये बताना है। तो अगर इसने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, तो उसके लिए जवाब तो यूं आ गया, जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए दिक्कत है। तो यहाँ पर आपका आएगा उधार सहित, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। छोड़कर नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर उधार, माफी चाहूंगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका, उधार छोड़कर। ठीक है, ये जब भी कुल प्राप्ति लेंगे तो उसके अंदर उधार को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 52 दो स्टेटमेंट है, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। स्टेटमेंट 2 कह रहा है अनुदान संपत्तियों के निर्माण का सृजन कर सकते हैं, पर फिर भी ये पूंजीगत व्यय का भाग नहीं है। 53 का जो सही जवाब हो जाएगा ना आपका ऑप्शन नंबर बी है, कि दोनों कथन हमारा आ सकते हैं। ना ही सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय और परिसंपत्तियों का निर्माण करती है, और ना ही अनुदान संपत्तियों के निर्माण का सृजन कर सकते हैं। ठीक है, 54 क्या कह रहा है? ये कह रहा है डैश का सरकार के बजट से संबंध नहीं है, डैश इज नॉट एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट बजट। और इसमें से क्या है? व्यापार अधिक्य, या फिर प्राथमिक घाटा, या फिर कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू, या फिर पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसीव। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापार अधिक्य, ट्रेड सरप्लस। 55 से 60 हमें इसके आधार पर जवाब देना है, तो पढ़ते हैं राइट आंसर।
भारत द्वारा किस वर्ष में नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी? इसका जवाब सभी को पता है, 1991 अपने अपनाई गई थी। ठीक है, दो स्टेटमेंट है। वित्तीय संकट सरकार की प्रतिबंधात्मक नीतियों का अंतिम परिणाम था। वित्तीय संकट के अल्पकालीन समाधान के लिए सरकार ने संरचनात्मक सुधार अपनाए थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है वो तो ठीक है, लेकिन सरकार ने अल्पकालीन समाधान के लिए संरचनात्मक सुधार अपनाए गए थे, ये गलत है। तो इस हिसाब से आपका जो सी है कथन एक सत्य है। ठीक है, 56 है नहीं है? हाँ, तो कथन एक सत्य है और दूसरा असत्य है। ठीक है, 57 ये भी हमारा कथन है और कारण है, भारत ने आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति दबाव में अपनाई थी। कारण, वित्तीय संकट का सामना करने के लिए आर्थिक सहायता अर्थव्यवस्था को खोलने की शर्त के साथ आई थी। हाँ, अगर आपको पता है तो जो हमारा वित्तीय संकट आया था, हालांकि वित्तीय संकट एक ही बार आया भारत में, जो लगभग उसी के समय था जब आर्थिक नीति लाई गई थी 1991 के आसपास। तो इसी की लाई गई, और जब लाया गया था ना तो कहीं ना कहीं भारत को पे एक दबाव भी था कि भारत को पूरे विश्व के लिए खोला जाए, पूरे विश्व के लिए एक बाजार के रूप में खोला जाए, ताकि अन्य लोग भी आसानी से व्यापार कर सकें वहां पर, इसलिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो दोनों कथन है ना वो हमारे सही है, और रीजन जो बताया गया है कि आर्थिक दबाव में अपनाया गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। 58 उपरोक्त पाठ तथा सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्न में से गलत कथन को हमें चुनना। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय संकट का सामना किया। भारत ने वित्तीय संकट का सामना करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया। आर्थिक सुधारों के बाद आयात प्रतिस्थापन को निर्यात प्रोत्साहन से बदल दिया गया। संकट काल में भारत सरकार को खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में अंतर प्राप्तियां प्राप्त हुई। तो इसका जो सही जवाब है ना बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्यों? क्योंकि इसने ये वाली जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात जो कही वो भी बिल्कुल ठीक है, और सी वाली बात जो कही वो बिल्कुल ठीक है। तो गलत क्या कहा गया? गलत ये कहा गया कि संकट काल में भारत सरकार को खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में अंतर प्राप्तियां प्राप्त हुई। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन सही लगाना है ना, हमें इसने क्या पूछा? गलत कथन सुनना है ना। ये तीनों बातें तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट, वो ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 59 स्टेटमेंट 2 है, पढ़ो जवाब दो। सुधार पूर्व काल में भारतीय उद्योग के अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा कुशल थे। स्टेटमेंट 2 कह रहा है सार्वजनिक उपक्रमों की हानियों को कम करने के लिए विनिवेश को अपनाया गया। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जवाब ठीक है हमें बताना है। इंग्लिश में सुनो। इन द प्री रिफॉर्म पीरियड द इंडियन इंडस्ट्री वॉज कॉम्पिटेटिव एंड मच एफिशिएंट। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दिस इन्वेस्टमेंट वॉज अडॉप्टेड। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो बात तो सही है, पब्लिक सेक्टर की लॉसेस को कम करने के लिए ये चीजें की गई थी। तो फिर गलत क्या है भाई? तो जो आपका गलत है ना वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। ये बात मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट 2 जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा जा रहा है। तो गलत हमारा ये वाला है कि प्री रिफॉर्म पीरियड में इंडियन इंडस्ट्री कॉम्पिटेटिव और मच एफिशिएंट थी। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो स्टेटमेंट 2 ठीक है, फर्स्ट गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ भी हमें वही है। आखिरी प्रश्न, जवाब फटाक से देते हैं और समझते हैं। आर्थिक सुधारों से पहले सार्वजनिक क्षेत्र का उपभोक्ता वस्तु जैसे कि ब्रेड, टेलीफोन आदि में एकाधिकार था। आर्थिक सुधारों से पहले की बात कर रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था भारत का, ब्रेड और टेलीफोन में एकाधिकार था, मोनोपोली था। और रीजन क्या? क्योंकि निजी क्षेत्र को लाइसेंस नीति से नियंत्रित किया गया था, यानी इसको कंट्रोल कर दिया गया था कि आप इसका व्यापार नहीं कर सकते। तो इसमें से कौन सी बातें सही है हमें ये बताना है। तो इसमें से आपको बता दूं कि दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है ना, यानी कि जो असर्शन और जो रीजन जो बताया गया है बिल्कुल सही है, और जो रीजन बताया गया असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए वो भी ठीक है। तो इस हिसाब से आखिरी प्रश्न का जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो फाइनली हमने 60 के 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है और सारे क्वेश्चन का आंसर हमने जान लिया है, और हमें एक आइडिया भी लग गया है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में और किस तरीके से हमें तैयार रहना है इस युद्ध में जीतने के लिए, हमें ये भी पता चल गया। सो उम्मीद करता हूं कि सारे के सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। कोई चीज अधूरी रह गई हो, जो चीज समझ में नहीं आई हो, आप बेझिझक मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। हंसते रहिए,
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।